जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं बजट। कल हमने बजट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म सीखा था। आज हम देखेंगे और जो भी टर्म बचा है उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे बजट का निर्धारण होता है। देखिए, बजट क्या होता है साल भर कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, कहाँ कहाँ सप्लाई बढ़ानी है मनी की, कहाँ कम करना है, ये सब बजट में प्रावधान होता है। तो इस वर्ष जो 2021 टू 22 के लिए बजट रखा गया था, करीब उसमें तकरीबन 34,80,85,000 के करीब बजट था हमारा। राजस्व प्राप्तियां 17,80,000 करोड़ थी और पूंजीगत प्राप्तियां 16,90,000 करोड़ के आसपास थीं। तो कुल मिला के पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियां बराबर ही थीं। अब खर्च होता है तो ये डिपेंड करता है कि देखिए क्या होता है, एक धारणा कि राजस्व जो खर्च होता है हमारा, सरकार का राजस्व व्यय होता है, इससे क्या होता है ज़्यादातर काम गैर विकासात्मक होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, राजस्व खर्च भी गैर विकासात्मक और विकासात्मक हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम खर्चे होते हैं वो गैर विकासात्मक ही होते हैं और पूंजीगत जो खर्चे होते हैं मैक्सिमम खर्चे विकासात्मक होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पूंजीगत खर्चा विकासात्मक ना हो। ये क्या होता है आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि सरकार जब बजट में कितना पैसा खर्चा करती है, कहाँ पे खर्चा करती है। तो जैसे सरकार पूंजीगत व्यय करती है 5.5 लाख तक, कितने में से, करीब 34,80,000 करोड़ में से 5.5 लाख करोड़ खर्चा करती है पूंजीगत व्यय के रूप में और 29 लाख समथिंग खर्चा करती है राजस्व व्यय के रूप में। तो कुल मिला के पूंजीगत व्यय जब खर्चा होगा सरकार द्वारा तो ज़्यादा से ज़्यादा परिसंपत्तियों का सृजन होगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो कोई भी सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये हमेशा चाहती है कि राजस्व व्यय कम से कम रहे और पूंजीगत व्यय बढ़ता रहे। अब राजस्व व्यय में पेंशन होता है, सैलरी जो भी होती है, पेंशन का भी एक अलग फंडा है, वो पूंजीगत में आता है। कभी कभी जो सैलरी होती है कर्मचारियों को देना पड़ता है, इसमें क्या होता है कि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा चला जाता है। जैसे हम आर्मी में भी देखते हैं, आर्मी के लिए जितना बजट का निर्धारण होता है उसमें मैक्सिमम हिस्सा पेंशन और सैलरी में जाता है। तो हम इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए हमारे पास कम पैसे पड़ जाते हैं, रख रखाई और ये सब के लिए जो भी हमारे पास पहले से मशीन है उनकी सफाई और उनकी मेंटेनेंस के लिए मैक्सिमम हिस्सा खर्च हो जाता है। ठीक, तो कम पैसा बच जाता है। तो सरकार चाहती क्या है कि जो भी सैलरी के रूप में पैसे देने पड़े, तो जब सैलरी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व खर्चा होगा, तो जो बजट का ही बड़ा हिस्सा होगा वो राजस्व व्यय में ही चला जाएगा। तो सरकार चाहती है कि कम से कम देना पड़े, हालांकि जितनी नौकरियां जनरेट होंगी उतना तो देना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि कई जगह प्राइवेटाइजेशन का लाभ भी होता है ताकि नौकरियां कम रहेंगी तो राजस्व व्यय कम होगा। अब ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ों में हम लोग ज़्यादा खर्च कर देते हैं, अगर उसको बचाएं ना बचाएं अलग की बात है, लेकिन हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम पढ़ रहे हैं जो भी सैलरी पे पैसा जाता है तो राजस्व व्यय बढ़ता है, लेकिन सरकार चाहती है कि सैलरी से पैसा कम करके और कहीं ना कहीं पूंजीगत व्यय को बढ़ाएं। जैसे सरकार की रणनीति है, तभी तो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रही है ना, हर जगह प्राइवेट कंपनीज को घुसा रही है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब भारत की इकोनॉमी, इसलिए पहले दिन मैंने पढ़ाया था, वो वीडियो देख लीजिएगा कि भारत की इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का जब इवोल्यूशन हुआ तो हमने देखा कि बड़े बड़े पीएसयूज बना लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां जनरेट कर सकें और लोगों को, एक एक घर के एक लोगों को रोजगार दे सकें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब एक घर के एक लोग को रोजगार मिल जाएगा तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और उनकी फैमिली के लिए भी पोषण और शिक्षा की व्यवस्था हो पाएगी और वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश और समाज के लिए उत्पादक सिद्ध होंगे। ऐसा सोचे थे। अब क्या हुआ, अब बाद में सोचे कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, फिर प्राइवेट कंपनी के लिए रास्ता खोल देंगे, फिर सरकार और प्राइवेट मिलकर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भारत की विकास यात्रा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हमें बाद में खोलनी पड़ी इकोनॉमी 1991 में, ये तो हम जान चुके हैं पहले ही वीडियो में। तो हुआ क्या कि जब 1947 के बाद जैसे ही धीरे धीरे पीएसयूज की स्थापना होने लगी, सरकारी कंपनियों की स्थापना होने लगी, तो 30 साल तक तो हमें केवल सैलरी से काम चलाना था, कोई पेंशन वेंशन प्रोविडेंट फंड नहीं देना था। लेकिन 30 साल बाद जैसे लोग रिटायर होने लगे पीएसयू से, तब सरकार को महसूस हुआ कि नहीं भाई, अब तो एक बड़ा हिस्सा व्यय का पेंशन में और प्रोविडेंट फंड में ही जा रहा है। तो प्रोविडेंट फंड में जब बड़ा हिस्सा जा रहा है, पेंशन में जब बड़ा हिस्सा जा रहा है, तो भारत सरकार को महसूस हुआ, धीरे धीरे उस पर ब्याज देना कम कर दी। उसके बाद पेंशन में भी कई सारे संशोधन आए। तो ये देखने का मुद्दा है कि कभी भी सरकार, किसी राज्य की हो या सेंटर की हो, हमेशा चाहती है कि राजस्व व्यय कम से कम रहे और पूंजीगत व्यय ज़्यादा से ज़्यादा रहे। लेकिन ज़्यादातर हमेशा सरकार चाहती है कि पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़े, बजट में से परसेंटेज बढ़े। तो आप हमेशा देखिएगा कि भारत सरकार का जब भी बजट आया तो हमेशा कोरिलेट कीजिए कि कितना
हिस्सा पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च हो रहा है और कितना हिस्सा राजस्व व्यय के रूप में खर्च हो रहा है। अब भारत सरकार ने किया, जिस स्टेट के आप होंगे उस स्टेट गवर्नमेंट का देखिए कि बजट आता है तो कितना परसेंट पूंजीगत और कितना परसेंट राजस्व व्यय में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना जाता है। और साथ ही साथ दूसरे स्टेट से भी तुलना कीजिए, जो विकसित स्टेट हो चुके हैं वो कितना खर्च कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो शुरू करते हैं, क्या है बजट के कुछ टर्म्स। तो देखिए, राजस्व, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है भाई? सरकार द्वारा पैसे का उपार्जन जिसके कारण वित्तीय भार नहीं पड़ता हो। वित्तीय भार पड़ता हो क्या? नहीं पड़ता हो। वित्तीय भार पड़ेगा जब कर्ज ले लेंगे, तो इससे वित्तीय भार नहीं पड़ता हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में क्या आएगा? कर आय, गैर कर आय, टैक्स से जो आय होगा और नॉन टैक्स से जो आय होगा, और विदेश से जो अनुदान मिल गया भारत को, वो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, कोई विदेशी आए और अनुदान देके चले गए, चाहे कोई भी देश हमारे देश को पैसे देंगे, वो आएगा, भले छोटा सा हिस्सा होता है लेकिन आएगा। अब गैर राजस्व, नॉन रेवेन्यू क्या आएगा? ये रेवेन्यू, ये नॉन रेवेन्यू, एक्चुअली एक तरह से बोल सकते हैं पूंजीगत। तो आय की श्रेणियां आय की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसको आय की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपको देना पड़ेगा, ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको ये लौटाना पड़ेगा। ऋण के द्वारा धन की प्राप्ति जब होती है तो आप कब कहाँ रखेंगे? गैर राजस्व में, नॉन रेवेन्यू में। उसके बाद आता है कर राजस्व। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, देख लीजिएगा क्लास, उसमें देखा था वो फ्लो चार्ट बना के देखा था कि नॉन टैक्स और टैक्स कहाँ आते हैं। तो उसमें एक टर्म था टैक्स रेवेन्यू, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये लाइन से देखेंगे क्या क्या इसमें रखा जाता है। तो टैक्स रेवेन्यू में सबको पता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर रख सकते हैं, क्योंकि टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है उसको टैक्स रेवेन्यू में रखेंगे। लेकिन टैक्स रेवेन्यू तो कोई भी बता देगा, तो एग्जाम में कम पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है, क्योंकि वो नहीं पता होता है। ठीक है, लेकिन जब भी, हालांकि यहाँ सारा चीज़ बता दिया गया है, कोशिश की गई है कि कुछ छूटे ना, लेकिन तो जब नया कोई क्वेश्चन आ जाए बाई चांस जो इसमें लिस्ट में नहीं है, तो और पूछ दे कि इस धन प्राप्ति को या फिर इस धन का जो खर्च होता है, व्यय होता है, इसको कहाँ पे रखेंगे हम लोग? पूंजीगत व्यय में रखेंगे, राजस्व व्यय में रखेंगे, पूंजीगत प्राप्ति में रखेंगे, राजस्व प्राप्ति में रखेंगे, राजस्व प्राप्ति में भी, या राजस्व व्यय में, राजस्व प्राप्ति में भी रखेंगे, तो टैक्स की कैटेगरी में रखेंगे कि नॉन टैक्स की कैटेगरी में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? तो थोड़ा सा खाली कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा किसका। जैसे पूंजीगत में ये ध्यान रखना है कि पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो राजस्व में जाएगा। वैसे ही नॉन टैक्स का देख लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट याद रखिए। उसके बाद एग्जाम में ये ध्यान रखिए, अगर कोई नया चीज़ आ जाए तो ध्यान रखिए कि ये कहाँ जाना चाहिए, ठीक वहीं पे आप सही टिक करेंगे अगर कॉन्सेप्ट याद है तो। ठीक है, तो कर राजस्व प्राप्तियां, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सबको पता है कर मतलब या तो डायरेक्ट होगा नहीं तो इनडायरेक्ट होगा। पूछा जाएगा क्या? गैर कर राजस्व प्राप्तियां, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल सही कर देंगे ना, वो सवाल आने के चांसेस कम होते हैं। मतलब टफ सवाल ये तो सब लोग सही कर देंगे, तो ये आता है गैर कर राजस्व। हालांकि ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं पूछा जाएगा, पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या दिक्कत है, लेकिन इसके पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं। गैर कर राजस्व प्राप्तियां, इसमें क्या होता है भाई? पीएसयू से लाभ और लाभांश, जैसा कि भारत की विकास यात्रा शुरू हुई थी इवोल्यूशन, उसमें बताया गया कि पीएसयू डालेंगे और पीएसयू से जो मुनाफा आएगा उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, साथ ही सोशल सिक्योरिटी के नाम पे खर्च करेंगे, लोगों का पोषण स्तर, जीवन स्तर सुधारेंगे। तो वही लाभ, आज भी जो पीएसयू लाभदायक है, हानिकारक जो है वो नहीं, लाभदायक है। जैसे हानिकारक में था एयर इंडिया जिसको बेच डाले, लेकिन जो लाभदायक है जैसे एलआईसी है, जैसे भारत पेट्रोलियम है, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है हमारे लिए। तो इससे जो लाभ प्राप्त होगा, पीएसयू, महारत्न और नवरत्न की कंपनियां जो हैं, तो पीएसयू जो है, जो इससे लाभ और लाभांश होगा वो कहाँ पे आएगा? गैर कर राजस्व। कर से तो नहीं आ रहा है और राजस्व भी है, ठीक। तो गैर कर राजस्व प्राप्तियां में आएगा ऋण पर ब्याज, जैसे किसी से ऋण लिए तो ऋण तो लिए तो आएगा पूंजीगत प्राप्तियों में, लेकिन ब्याज देना पड़ेगा ना, वो क्या होगा? गैर कर राजस्व में। किसी को ऋण दिए हैं, वहां से ब्याज आया तो गैर कर राजस्व प्राप्तियों में आएगा। तो ऋण का ब्याज और वित्तीय सेवाओं से आय। वित्तीय सेवाओं से आय का क्या मतलब हुआ भाई? मुद्रा छापना या डाक टिकट छापना, इससे अगर आय हो रहा है वित्तीय सेवाओं से, तो इसको कहाँ रखेंगे भाई? गैर कर राजस्व प्राप्तियां में। उसके बाद आता है सामान्य सेवाएं, जैसे विद्युत का वितरण से जो सरकार को मुनाफा होता है, सरकारी कंपनी जैसे एनटीपीसी अगर वितरण करती है तो वहां से सरकार को जो मुनाफा आएगा उसको कहाँ रखेंगे भाई? गैर कर राजस्व प्राप्तियां में। विद्युत वितरण से, सिंचाई से जो मुनाफा आया, बैंकिंग से, जो सरकारी बैंक है वहां से जो मुनाफा आएगा वो कहाँ आएगा? गैर कर राजस्व प्राप्तियां में। उसके बाद बीमा से,
जैसे LIC करवा लिए, सरकारी बीमा तो LIC ही सबसे बड़ी प्लेयर है, तो वहाँ से आएगा, या फिर फीस या जुर्माना से। क्लियर है? फीस जुर्माना जब लगाती है सरकार तो वहाँ से जो प्राप्तियाँ आएगा गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ में आएगा। अब राजस्व व्यय, अब प्राप्तियाँ तो समझ लिए, अब व्यय समझते हैं। व्यय कहाँ होगा? तो राजस्व व्यय में क्या होगा? कर्ज पर ब्याज। तब क्या आएगा? कर्ज पर ब्याज, कर्ज पर ब्याज, वेतन पेंशन छूट, वेतन पेंशन छूट, रक्षा खर्च और डाक। ठीक, उसके बाद विधि व्यवस्था पर व्यय। विधि व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जितने भी अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, ये सब होंगे, इनकी व्यवस्था के लिए जो भी व्यय किया जाएगा वो क्या होगा? राजस्व व्यय में आएगा। उसके बाद अन्य देशों को अनुदान। हम लोग क्या करते हैं? अन्य देशों को अनुदान भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी अच्छे से वर्क करे। कहने का मतलब है जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं ये क्या करते हैं? इंडिया चाइना कार्ड खेलते हैं। कहने का मतलब है कि कभी चाइना के पास चले जाएंगे, कभी इंडिया के पास चले जाएंगे। तो ऐसे में जब वो चाइना के पास जाएंगे तो चाइना अपने फेवर में करने के लिए कुछ उनको लोन दे देगा। लोन मतलब कुछ अनुदान दे देगा। लोन तो देगा, सॉफ्ट लोन मतलब लोन को देगा। जब कम ब्याज पे देगा तो फायदा ही है, साथ ही साथ अगर अनुदान दे दे तब भी फायदा है, लौटाना ना पड़े तो और फायदा है। तो हम लोग भी क्या करते हैं? इंडिया भी जाएगी उनके पास, अब बोलेगी कि हमारे से चाहिए क्या, हमारे से ले लीजिए। तो उनमें क्या होता है? इंडिया चाइना कार्ड कई बार खेलते हैं। कभी चाइना के पास जाएंगे, कभी इंडिया के पास जाएंगे, उनका भला होता रहेगा। क्योंकि हमें भी अपने पड़ोसी देशों को अपने साथ रखना है, तो चाइना भी सोचता है कि भारत के पड़ोसी देशों को हम अपने साथ रख लें। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार हम लोग नेपाल जाते हैं, या फिर नेपाल छोड़िए, हम लोग श्रीलंका में जाके और श्रीलंका को अभी पैसे दे के आए हैं। तो जब श्रीलंका को हम पैसे देते हैं या फिर अनुदान या फिर फ्री में वैक्सीन ही बांटा है, फ्री में वैक्सीन बांटा है, तो इसमें क्या हुआ कि फ्री में वैक्सीन बांटे तो कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों का तो सृजन हुआ नहीं, राजस्व व्यय हो गया उल्टा। तो इसमें क्या हुआ? लेकिन फायदा कहाँ हुआ? कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई। वहाँ के लोगों के पास वैक्सीन जब गया तो वहाँ के लोग सोचेंगे नहीं भारत बहुत अच्छा है। तो जन समूह का आकर्षण भारत की तरफ जब होगा तो सरकार को मजबूरन, अगर हो सकता है चाइना के फेवर वाली सरकार हो कहीं, तो फिर भी मजबूरन, क्योंकि जन समूह का फेवर इंडिया की तरफ होगा तो चाइना को भी मतलब उस देश की सरकार को भी इंडिया की तरफ झुकना पड़ेगा। तो डिप्लोमेटिक जीत होती है कई बार, इसलिए हम अनुदान देते रहते हैं, कभी गरीब देशों को तो कभी पड़ोसी देशों को। ठीक है, तो अभी हम श्रीलंका में अनुदान दे के आए हैं। चाइना चिढ़ गया है इससे, कई बार चिढ़ जाता है, क्योंकि हमसे जब पैसा लेगा तो हमारा फेवर करेगा, उनसे पैसे लेंगे तो उनसे फेवर, उनका फेवर करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे तरफ रहें, हमारे पड़ोसी हैं ना भाई, रहना भी चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया। तो ये कहाँ आएगा? राजस्व व्यय में आएगा। अब योजनागत राजस्व व्यय, ये क्या होता है? राजस्व व्यय को दो कैटेगरी में बांटते थे, अभी नहीं बांटते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। तो योजनागत राजस्व व्यय, जो योजना चला के राजस्व व्यय कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट योजना चलाइए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या यूटीस, ठीक है, यूटीस योजना चला रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका खर्च उठा रही है, तब योजनागत व्यय में आएगा। ठीक, तो योजनाओं को पूरा करने के लिए ये व्यय किया जाता है। ये पूंजीगत एवं राजस्व दोनों होते हैं, पूंजीगत भी हो सकते हैं, राजस्व भी हो सकते हैं। गैर योजनागत राजस्व व्यय, इसमें क्या होता है भाई? योजनागत व्यय के अतिरिक्त सरकार के सामाजिक आर्थिक योजना पे जो भी खर्च होगा वो गैर योजनागत राजस्व व्यय आएगा। ठीक है, जैसे रक्षा व्यय, रक्षा व्यय में पूंजीगत का हिस्सा अधिक होता है, तो रक्षा व्यय पूंजीगत भी होता है और राजस्व भी होता है। जैसे सैलरी दे रहे हैं तो राजस्व हो गया, लेकिन कोई परिसंपत्ति का सृजन किए, जैसे कि वो हल कंपनी है HAL को अगर फाइटर प्लेन बनाने का टेंडर मिला तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइटर प्लेन बनवा रहे हैं ना, तो वहाँ पूंजीगत व्यय के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब उनकी सैलरी दे रहे हैं सेना में लोगों की, तो वहाँ पे राजस्व व्यय में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है? रक्षा व्यय में पूंजीगत का हिस्सा अधिक होता है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब आए रंगराजन समिति, ये पूछ लिया जाता है कई बार, इसने क्या किया? इस समिति ने इन्होंने सिफारिश दी कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय के अंतर को समाप्त किया जाए। तो अब योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय नहीं होता है, डायरेक्ट सरकारी व्यय होता है। ठीक है, अब विकासात्मक व्यय क्या हो? जो विकास को बढ़ावा दे, जैसे उर्वरक की सब्सिडी, एक एग्जाम्पल लिख दिया गया है, उर्वरक की सब्सिडी विकासात्मक व्यय में आती है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उर्वरक की सब्सिडी किस व्यय में आएगा? क्लियर? तो विकासात्मक में आएगा। गैर विकासात्मक व्यय जो विकास को प्रोत्साहित न करें, जैसे प्रतिरक्षा पे, ब्याज अदायगी पे। अब ब्याज अदायगी में कहीं से कर्ज लिए हैं तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना, तो
ब्याज दे रहे हैं तो हमारा कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है, बल्कि जिस शर्त पे कर्ज मिला था उस शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो उसमें जो व्यय होगा वो कहाँ पे आएगा? गैर विकासात्मक में। और प्रतिरक्षा पे जो व्यय होगा, हालांकि प्रतिरक्षा के कुछ व्यय लॉन्ग टर्म में तो फायदेमंद ही होते हैं ना, लेकिन रखा जाता है। ठीक, अब अदायगी कर वसूली का व्यय, कर वसूली व्यय। अब सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ लिखा इसलिए गया है ताकि आपको सब्सिडी और अनुदान में अंतर समझ में आए। आर्थिक लागत मूल्य से, सब्सिडी वाला लेक्चर देख लीजिएगा, सब्सिडी का मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। आर्थिक लागत मूल्य से कम पर आपूर्ति होती है। सरकार क्या करती है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देती है तो उसका प्राइस गिर जाता है, टैक्स लगा देती है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो यही है सब्सिडी। और अनुदान क्या होता है? अनुदान होता है वस्तु की सेवा की आपूर्ति नहीं किया जाए, वस्तु सेवा की आपूर्ति नहीं कर क्रिया जैसे ट्यूबवेल लगाना का कुछ खर्च सरकार वहन कर ले। कहने का मतलब है डायरेक्ट सरकार आपूर्ति नहीं करे। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ट्यूबवेल लगवा रहा है, तो ट्यूबवेल लगवाने का जो खर्च है उसमें से कुछ खर्च सरकार वहन कर ले, बस यही है। तो अनुदान में क्या आता है? कुछ खर्च सरकार वहन करती है। और सब्सिडी में क्या आता है? जब प्रोडक्ट बनता है तो सरकार उस पर कुछ पैसे देती है जिससे उसका प्राइस कम हो जाता है। क्लियर है? अब बजट में सब्सिडी तथा अनुदान को एक ही वर्ग में रखा जाता है, एक ही वर्ग में रखा जाता है बजट में सब्सिडी और अनुदान को। ठीक है, तो ये गौर करने वाली बात है, जब हम बजट पढ़ेंगे तो वहां से सब्सिडी और अनुदान एक ही साथ रखा जाता है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है भाई? यहां तक तो था राजस्व प्राप्तियां, सब राजस्व 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 चल रहा था। अब पूंजीगत में आते हैं तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्राप्तियां पूंजीगत के कैटेगरी में आएंगी, कौन सी खर्च पूंजीगत के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये है ऋण की वसूली। ठीक, ऋण की वसूली। उसके बाद सरकार द्वारा लिया गया कर्ज, पूंजीगत प्राप्ति में आएगा कर्ज, क्योंकि कर्ज लेके अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो कर्ज लेना सही है। कर्ज लेके इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं तो कर्ज लेना सही है। कर्ज लेके पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन कर रहे हैं तो कर्ज लेना सही है। कर्ज लेके आप अगर एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो उससे आवागमन बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगी। दो सिटी को कनेक्ट कर दे रहे हैं तो दोनों सिटी पे मार्केट बढ़ जाएगी, फैक्ट्रियाँ लगने लगेगी, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमी का साइकिल तेजी से चलेगा, तो कर्ज लेना सही है। कर्ज लेके विदेशी टूर पे जा रहे हैं तो कर्ज लेना सही नहीं है। कर्ज लेके संपत्ति का सृजन कर रहे हैं तो कर्ज सही है। तो सरकार भी यही करती है। कैसे? भारत के पास डेट टू जीडीपी रेशियो कितना परसेंट अभी चला गया है? 90% के करीब। और आज से 2-2.5 साल पहले जब कोरोना नहीं आया था तो कितना था? 68 के आसपास था, 66-68 के आसपास था। कहने का मतलब है कि कोरोना में सरकार ने व्यय किया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को चलाना था। ठीक, इकोनॉमी को चलाना था तो सरकार ने व्यय किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि सरकार के पास दो रास्ते थे। इकोनॉमिक सर्वे 2021 में लिखा गया है, सरकार पहली लाइन लिखती है। इकोनॉमिक सर्वे अभी आने वाला है 2022 का, 22 में आएगा और वो 1 साल पहले का रहेगा। ठीक है, बजट 1 साल बाद का होता है तो थोड़ा अंतर समझ लीजिए। तो इकोनॉमिक सर्वे की पहली लाइन में लिखा गया था कि सरकार के सामने दो रास्ते थे, नैतिक दुविधा में थी सरकार। पहला कि एक बड़ी महामारी आ रही है, तो उसमें क्या था कि अगर सरकार लॉकडाउन लगा दे तो क्या होगा? लोगों का रोजगार जाएगा, इकोनॉमी गिर जाएगी, मार्केट बंद हो जाएगा, कंज्यूमर खर्च नहीं करेंगे, अपना पैसा रखे रहेंगे, इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे नहीं। तो C+G+I+X-M, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद। C मतलब कंज्यूमर का खर्च बंद, वो लेक्चर देख लीजिएगा जीडीपी वाला, बड़े अच्छे से समझाया गया है। तो C कंज्यूमर का खर्च बंद, 55% कंज्यूमर के खर्च पे डिपेंड करता है। हमारी इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ रही है वो डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो C जो है ना सबसे बड़ा पोर्शन रखता है सब में, C+G+I+X-M में। तो भारत की जीडीपी बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे ज़्यादा मांग, तो मांग तो रही नहीं, आए इन्वेस्टर होते हैं तो आए नहीं। अब सरकार को ही खर्चा करना था, तो सरकार जितना खर्च करेगी इकोनॉमी में उतना ही साइकिल चलेगा। तो सरकार के पास दुविधा थी। देखिए, सरकार के पास थी कि जीवन को बचाए या आजीविका को बचाए। जीवन का बचाने का मतलब है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाती है तो सब लोग मर जाएंगे, और आजीविका को बचाने का मतलब ये है कि अगर लॉकडाउन लगा देती है और लोगों को घर में रहने का कहती है तो उनका जॉब जाएगा। जब जॉब जाएगा तो कुछ आईटी सेक्टर के जॉब तो बचे रहेंगे, लेकिन अधिकतर जॉब चला जाएगा। जब जॉब चला जाएगा तो लोगों के हाथ में क्या रहेगा? पैसा नहीं रहेगा। तो एक तो डिमांड नहीं होगा, दूसरा क्या होगा? सोशल इफेक्ट इसका क्या होगा? इकोनॉमिक इफेक्ट तो वो होगा, डिमांड नहीं होगा। सोशल इफेक्ट क्या होगा कि लोग फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे तो उनके अंदर गुस्सा बढ़ेगी तो क्या होगा उनके अंदर?
उनके अंदर जब गुस्सा बढ़ेगी तो सुसाइडल टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। हो सकता है समाज में सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिले, ठीक है, डिप्रेशन देखने को मिले। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मार, कभी भी महामारी आती है तो जो वनरेबल सेक्शन है, जैसे बच्चे हैं, औरतें हैं और बूढ़े हैं, उन पे मार पड़ती है। कैसे? तो हमने देखा था कि जब लॉकडाउन लगाया गया था तो घरेलू हिंसा एकाएक बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। रिपोर्ट्स आए थे लगातार। घरेलू हिंसा मतलब क्या हुआ कि जो भी मेल होते हैं फैमिली के, वो जब घर पे बैठ जाएंगे तो अपना गुस्सा कहाँ निकालेंगे? औरतों पे। औरतों को ये भी देखना है कि परिवार का खर्च कैसे चलेगा। उनकी भी तो जॉब गई है, जो भी औरतें कर रही थी उनकी जॉब गई है, फिर भी उनको मेल का गुस्सा सहना पड़ा है, तो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। क्लियर? तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे लिखना हो कहीं तो, क्योंकि हमने क्या देखा था, घरेलू हिंसा बढ़ गई थी कोविड के टाइम में। तो घरेलू हिंसा बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, ऐसे में परिवार डिस्टर्ब होगा। और सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बच्चों पे, क्योंकि बच्चे घर में लड़ाइयाँ देखेंगे तो उनका मानसिक स्थिति भी बिगड़ेगा। फ्यूचर में जब वो बड़े होंगे तो बचपन में लड़ाइयाँ देखे हैं तो बैड इफेक्ट पड़ेगा उन पर। तो कुल मिला के सोशल इशू बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। लेकिन सरकार के पास दुविधा है। नैतिकता होती क्या है? देश काल परिस्थिति में साधन और साध्य की पवित्रता को बनाए रखते हुए मानव कल्याण की दृष्टि से किया गया कार्य ही नैतिक है। नैतिकता की परिभाषा होती है, ठीक। तो साधन और साध्य की पवित्रता को देखते हुए साधन क्या था कि लॉकडाउन कैसे लगाया, और साध्य क्या था? मानव की जिंदगी बचाना। तो जिंदगी बचाना सबसे बड़ा है, आजीविका जिंदगी के सामने कुछ नहीं है। तो सबसे पहले भारत सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि हमारे सामने दो दुविधा थी, या तो जिंदगी को बचाते, नहीं तो आजीविका को बचाते। तो हमने आजीविका को छोड़ के जिंदगी को बचाना चुना, क्योंकि अगर जिंदगी बची रहेगी तो कल को कमा लेंगे, अगर जॉब जाएगी तो कल को ले लेंगे, लेकिन जिंदगी ही नहीं रहेगी तब क्या करेंगे? ठीक। तो यही भारत सरकार सोची थी कि जिंदगी ही नहीं रहेगी तब क्या करेंगे। क्लियर? तो यहां जब हम देखते हैं ऋण की अदायगी, तो अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने जो डेट टू जीडीपी रेशियो था, बाद में उसको इकोनॉमी के साइकिल को चलाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास तो इन्वेस्ट करना ही था, C+G+I+X-M, तो सरकार को इन्वेस्ट करना था, जी को आगे आना था। तो इसने क्या किया? कर्ज लिया बाहर से। जब बाहर से कर्ज लिया तब क्या हुआ? इकोनॉमी में पैसे डाली। इकोनॉमी में जब पैसे डाली तब इकोनॉमी का साइकिल चल पड़ा, लेकिन सरकार पे कर्ज बढ़ गया। तो कर्ज लेना सही था क्या? जरा सोचें, अगर कर्ज लेना गलत होता तो भारत सरकार तो कर्ज नहीं लेती, लेकिन कर्ज लेना सही था क्योंकि आपका उद्देश्य था इकोनॉमी को बढ़ाना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना। सरकार जितना ज़्यादा खर्च करेगी इकोनॉमी का साइकिल उतना ही तेज़ी से चलेगा। तो अगर उस टाइम सरकार ने कर्ज लिया तो वो कर्ज सही था, ठीक है। तो यही बोला जाता है कि अगर कर्ज लें और कहीं पे घूम के चलें या फिर, तो वो गलत है। लेकिन अगर कर्ज लें लेकिन पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन करें, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कर्ज लें, तो कर्ज लेना गलत नहीं है, ठीक। सरकार भी यही करती है, कर्ज ले लेके इकोनॉमी को बढ़ाती है। जैसे यूएस की इकोनॉमी में 300, 400% तक उनका डेट टू जीडीपी रेशियो है, हमारा तो अभी 90% तक पहुंचा है, वो भी कोरोना के बाद। तो उनकी इकोनॉमी बढ़ी है तो डेट टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ी है, क्योंकि कर्ज ले लेके अपना बढ़ाएं। अब कर्ज कैसे लिया जाता है? तो आंतरिक में, देश के अंदर कर्ज लिया जाता है अंदर के बैंकों से, या फिर बाहरी कर्ज भी होता है। तो आंतरिक और बाह्य दो तरीके के कर्ज होते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ से खुल गया होगा ठीक है। तो पूंजीगत व्यय, सरकार द्वारा लिया गया कर्ज, सरकार की अन्य प्राप्तियां, भविष्य निधि की प्राप्तियां, इंदिरा विकास पत्र या फिर किसान विकास पत्र, ये सब के सब आते हैं कहाँ भाई? पूंजीगत प्राप्तियां में, याद रहेगा। अब पूंजीगत व्यय क्या होता है? ऋण की वसूली, याद रखिएगा बस यहाँ मेन। और उसके बाद सरकार द्वारा लिया गया कर्ज, ये सब के सब आएंगे पूंजीगत प्राप्तियां में, क्योंकि आप पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन कर रहे हैं। बाहर से कर्ज लेके आए, इकोनॉमी में डाले तो इकोनॉमी का साइकिल चल पड़ा। आपने रोड कंस्ट्रक्शन करने लगे, आप रेलवेज बिछाने लगे, आप ब्रिज बनाने लगे, तो इकोनॉमी में लोगों को रोजगार मिला, और साथ ही साथ इकोनॉमी का साइकिल चल पड़ा, क्योंकि शहर बसने लगे। तो कर्ज लेना अच्छी बात है, तो अच्छी बात है तो पूंजीगत परिसंपत्ति में आएगी। हालांकि राजस्व व्यय अच्छी बात नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आइडिया है याद रखने के लिए, बस बताया गया है। अब पूंजीगत व्यय क्या होता है? सरकार द्वारा वितरित ऋण, सरकार जितना ऋण देगी वो सब पूंजीगत व्यय में, क्योंकि ऋण आएगा तो पूंजीगत प्राप्ति होगी, तो इसके उल्टा भी तो होगा ना। ऋण जब देगी तो पूंजीगत व्यय, अगर ऋण आएगा वाला याद रखेंगे तो देने वाला तो उल्टा कर लें, ठीक है। ऋण का वितरण जब होगा तो पूंजीगत व्यय में आएगा। ऋण की अदायगी होगी, जहां से ऋण लिए हैं उसको लौटा रहे हैं, जैसे विदेशों से चाहे देश के अंदर से ऋण लिए हैं तो उसको लौटा रहे हैं, तो कहाँ पे आएगा? पूंजीगत व्यय में होगा। ऋण, सरकार द्वारा वितरित ऋण की अदायगी
योजनागत व्यय, जो भी योजना चला रहे हैं, बड़े बड़े स्कीम चला रहे हैं कि इतने दिन में ये कर लेना है हमें, तो उसके लिए जब व्यय करेंगे तो ये आएगा पूंजीगत व्यय में। रक्षा का पूंजीगत व्यय, रक्षा में पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों होता है। अगर सैलरी दे रहे हैं तो राजस्व व्यय, और कोई इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं तो पूंजीगत व्यय, और भी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब टोटल ऊपर आइडिया समझा दिया। तो रक्षा में जो पूंजीगत व्यय होगा उसको पूंजीगत व्यय में इंक्लूड कर लिया। और उसके बाद सामान्य योजनाओं के लिए जैसे रेलवे, डाक, जलापूर्ति, शिक्षा, इसके लिए जैसे व्यय होगा वो पूंजीगत व्यय में आएगा। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बजट आता है तो घोषणा होती है कि इतने IIM बनेंगे, इतने IIT बनेंगे और इतनी यूनिवर्सिटी बनेगी। तो जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो पूंजीगत व्यय में आएगा। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में जब मास्टर पढ़ाएंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे, प्रोफेसर पढ़ाएंगे, तो उनकी सैलरी को जब उनकी सैलरी दिया जाएगा वो पूंजीगत व्यय में नहीं आएगा, वो राजस्व व्यय में आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि सैलरी देना पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए वो पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन है। IIT बना लिए, एम्स बना लिए, पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन है। क्लियर? तो ये आता है। तो रेलवे बना लिए, उसके बाद डाक बना लिए, जलापूर्ति की सुविधा डेवलप कराए या फिर शिक्षा डेवलप कराए, तो ये क्या होगा? पूंजीगत व्यय में आएगा। सरकार की अन्य अभिदेयताएं जैसे पेंशन का भुगतान, लघु बचत योजना की अदायगी। लघु बचत योजना सरकार के पास रखी गई है, सरकार को देना ही देना है, तो जब उसकी अदायगी करी गई तो पूंजीगत व्यय में आएगा। क्लियर है? थोड़ा सा याद रखने का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि कैसे कैसे सरकार ने पेंशन के प्रति रुख अपनाया, प्रोविडेंट फंड के प्रति रुख अपनाया, तो शुरू में ही बताया था। तो यही सब है। उम्मीद है आज के लेक्चर से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। और काफ़ी सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, काफ़ी सारे सवाल आते हैं। जैसे UPSC, BPSC, UPPSC, UKPSC, RAS, बिहार SI, UPSI, कोई भी एग्जाम हो, खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं होता है। और आज का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगला लेक्चर में, अगले जो भी लेक्चर हम लेंगे उसमें ये बताएंगे कि कहाँ पे सरकार को घाटा होता है, कहाँ पे फ़ायदा होता है। सब मिला के पूरे बजट से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। क्लियर? और बजट समझने की भी तो चीज़ है ना, आखिर हमारा ही पैसा है ना, कहाँ खर्चा हो रहा है, हमें ध्यान रखने की बात है ना कि सरकार कहाँ खर्च कर रही है, हमारी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में कैसी होगी। आपको पता है क्या कि आपका जो पैसा है आपके स्टेट गवर्नमेंट में कितना खर्च हो रहा है? आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म पे कैसा वर्क करेगी, कहाँ पे खर्च ज़्यादा सरकार कर रही है, कहाँ पे खर्च सरकार कम कर रही है? नहीं पता है। तो अवेयरनेस भी होनी चाहिए। और जहाँ पे अवेयरनेस आ गया, जहाँ पे देश की भलाई का बात आ गया, तो हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक? तो मिलते हैं। अगर लेक्चर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।